हम करते हैं शुरुआत। तो देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, और बेसिक बेसिक अप्रोचेज है यहाँ पे। ये एसएससी जीडी का एग्जाम पेपर है, और एसएससी जीडी के पेपर में एडवांस मैथ्स नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये नहीं आती है। यहाँ पे अपनी बेसिक अर्थमेटिक आती है, बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ऐसे टॉपिक्स आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे बॉड मास का है। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल्स पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बॉड मास हम यूज़ करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ऑफ की जो प्रायोरिटी होती है वो डिवीजन से ऊपर होती है। तो सबसे पहले जो मेरे को सॉल्व करना है वो क्या करना है, ये कितना होता है 24 प्लस ये कितना होगा, डिवाइड कर देता हूँ, ये कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 24, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा 20। ये ब्रैकेट का ब्रैकेट बाहर लगा रखा है मैंने, यहाँ 45 माइनस 3 और यह मल्टीप्लाई में, और ये प्लस है 6। 24 मिलाकर कितनी, ये क्या तीनों का सम 28 हो जाएगा, क्या इन तीनों का सम 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 45 माइनस 3 इंटू 28 प्लस 6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 84। तो मुझे बताइए क्या जो भी मेरा आंसर होगा उसकी आखिरी डिजिट 3 होगी, और मेरा आंसर नेगेटिव में होगा, तो मेरा आंसर कितना होगा -33। ठीक है। देखिए आपको इन क्वेश्चन को कभी भी करना हो, आप पता है क्या करेंगे, आप हमेशा ये बात तो ध्यान रखेंगे कि बॉड मास हमारा होता है। उसके बाद आप एक बात ध्यान रखना कि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है हमेशा वो एक इनविजिबल बैरियर की तरह काम करेगा। इनविजिबल बैरियर का मतलब है कि ब्रैकेट समझ लीजिए आप, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता भी चुका हूं बहुत बार, ये माइनस का साइन है ना। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट तो अंदर ही चल रहा है, ब्रैकेट में ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, समझे ना। मैंने माइनस का साइन और ये प्लस का साइन जहाँ पे भी आया वहाँ पे मैंने इसे ब्रेक कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। अब ये कितना हुआ 24, प्लस का साइन चिपका दिया बीच में वापस। अब ये कितना था वापस 24, ये -20। देखिए मैंने कैसे किया था, प्लस और माइनस में कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा वहाँ पे शांति से पहले शुरू के 10-20 क्वेश्चंस में ऐसे कट कट लगा के करना, जहाँ भी दिखते हैं एक तरीके से ब्रैकेट है ये। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है, और बोला जा रहा है कि एक आदमी 36 मीटर जूट बेचता है, और वो जूट बेचने के बाद जो उसे फायदा होता है वो 12 मीटर जूट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, और 36 मीटर से जूट। तो मुझे बताइए उसका जो प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है वो मैं बोल सकता हूं कि 12 मीटर की जो एसपी है उसके बराबर है, 12 इंटू एसपी के बराबर है। मैंने 1 मीटर की एक मान ली ना एसपी, तो क्या मुझे बताइए जो प्रॉफिट है उसका 12 एसपी के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसको जो प्रॉफिट होने वाला है वो उतना ही होने वाला है जितना वो 12 मीटर जूट को सेलिंग प्राइस में बेचता है। और उसकी एसपी कितनी थी 36 एसपी। ठीक है, मुझे बताइए मेरी प्रॉफिट ये है, मेरा एसपी ये है, तो मेरा सीपी कितना होगा, मेरा सीपी होगा कितना 24 एसपी। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है मेरा सीपी, है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये आ गया मेरा सीपी। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मेरा क्या है, गेन परसेंटेज क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, सीपी और एसपी प्रॉफिट कितना है 12 एसपी, एसपी इस 36 एसपी, और सीपी जो है मेरी वो 24 एसपी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 36 मीटर के जूट को जब उसने सेल किया, तो मुझे बताइए 36 मीटर की जो सीपी रही होगी क्या वो 36 सीपी रही होगी। इसमें मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा कितना 12 एसपी, और ये किसके बराबर होगा 36 एसपी के। इसे भूल जाओ, है ना, मैंने वही चीज वापस लिखी थी, मैं बोल रहा था तो मैंने लिख दी थी। ये मेरा क्या है टोटल, ये मेरा यहाँ पे टोटल सीपी है, ये मेरा क्या है प्रॉफिट है, और ये मेरा क्या है एसपी है। जो एसपी होता है वो प्रॉफिट प्लस सीपी ही होता है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि उस आदमी ने 36 बेचे,
भाई ऑब्वियसली अगर उसने 36 बेचे तो उसको 36 की सीपी भी देनी पड़ेगी। मैंने मान लिया एक आर्टिकल की सीपी जो है वो सीपी ही है, लेट द एक्स मानने की बजाय मैंने सीपी खुद ही मान लिया, दो कैपिटल वर्ड्स मान लिए। तो मैंने बोला यार 36 आइटम को खरीदने के लिए तो मुझे 36 सीपी देना पड़ेगा, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 12 की एसपी के बराबर है। तो प्रॉफिट मेरा 12 की एसपी के बराबर है। मैंने एक प्रोडक्ट की एसपी क्या मान ली, एसपी ही मान ली। आप एक्स वाई भी मान सकते थे वैसे। और ये किसके बराबर है, इन दोनों को करने के बाद जो बराबर वैल्यू आती है वो 36 एसपी की आएगी, क्योंकि मैं 36 की सीपी में 36 का प्रॉफिट जोड़ूंगा तो क्या 36 के एसपी के बराबर आएगी, और ये सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी है। अब देखिए मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूं तो क्या ये 36 सीपी बराबर 24 एसपी बन जाएगा। सीपी अपॉन एसपी की अगर मैं बात करूं तो क्या ये 24/36 हो जाएगा। 12 से ये 2 बार कटा, 12 से ये 3 बार कटा, मतलब सीपी अगर 2 है तो एसपी कितनी है, 3। सीपी और इस एसपी का रेशियो कितना आ गया, 2:3, मतलब 2 का इंक्रीमेंट किस पर है, 1 पर है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 50%। भाई 2 से अपन किसी 3 पर जाते हैं तो 50% इंक्रीमेंट हुआ है ना। 2 से 3 पर जाने का क्या मतलब है, 1 का इंक्रीमेंट 2 पर, 1/2, दैट इज 50%। ओके, या वापस मैं आपको जो मैं लिख रहा हूं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड क्लास 10th आर 42। 9th में कितने हैं भाई, 42, और 10th में कितने हैं, 45। ठीक बात है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन 9th में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 9:5, बॉयज रेशियो गर्ल्स, ठीक है। और यहां पे बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है, 8:7। मुझे बताइएगा 42 को हमें इस रेशियो में स्प्लिट करना है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 14। मतलब 42 के 14 बराबर बराबर टुकड़े कर दो। 9 टुकड़े जो है वो लड़कों को रिप्रेजेंट करते हैं और 5 टुकड़े हैं वो लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे पूछे बॉयज़ क्या है, तो बॉयज़ होंगे 42 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 9, और जो गर्ल्स होगी वो क्या होगी, 42 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27, और ये कितना हो जाएगा, 15। तो क्या मैं 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स पता लगा चुका हूँ। सिमिलरली मैं 10th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स पता लगाने की कोशिश करूँ तो जो मेरे बॉयज़ होंगे वो होंगे 45/15 इंटू 8, और जो मेरी गर्ल्स होगी वो होगी 45/15 इंटू 7। तो ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 24, और ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 21। क्या इस तरीके से मैं दोनों के बॉयज़ गर्ल्स पता लगा सकता हूँ। भाई ऐसा रेशियो निकाल सकते हैं ना हम। मैं बोलता हूँ कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो आप बोलेंगे 3:2 का मतलब है कि पहले 5 टुकड़ों में बांट दो क्लास को। जो 3 टुकड़े हैं वो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो 2 टुकड़े हैं वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 30 बॉयज़ 20 गर्ल्स, 50 आउट ऑफ। अब मुझसे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस टेकन, बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस हमें निकालना है दोनों क्लासेस का मिला के। तो बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं, 27, और यहाँ पे कितने हैं, 24। तो ये कितना हो गया, 51 हो गया क्या। बॉयज़ कितने हो गए टोटल, 51। और वही मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स कितनी हो गई है, यहाँ पे 36 हो गई है क्या। तो मुझे 51 माइनस 36 मुझे निकालना है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वापस सिंपल बेसिक परसेंटेज का है। देखिए जहां भी आप परसेंटेज कभी देखते हो तो आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाइड बाई 1/100 बना दोगे। जैसे मैं बोलता हूं 5%, जैसे मैं बोलता हूं अगर 5%, तो 5% का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100। मतलब ये जो प्रतिशत का सिंबल है इसका मतलब होता है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या, 100 पर 1 का मान। परसेंट मतलब समझते हो ना, सेंट है ना, सेंट का मतलब ही 100 होता है, पर का मतलब 100 के ऊपर। तो 100 के ऊपर किसी चीज़ का मान प्रतिशत होता है। जहाँ जहाँ आपको परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 1/100। और ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, और सारे ही ऑफ है तो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ होता ही नहीं है। तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाई, क्या मैं 12% को 12/100 लिख सकता हूँ। यस, मैंने अभी अभी बताया। मल्टीप्लाइड बाई 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। क्या मुझे बताइए जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी 10 की घात 6 आ गई है, तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट जाएगी। बचता कितना है, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन।
तो मुझे बताइए ये कितना हो गया मेरा 48 और ये कितना हो रहा है मेरा 14। मेरा आंसर वो होगा जिसके आखिरी की यूनिट डिजिट क्या होगी 2। तो 672 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं 8 एक ऐसा नंबर जो 8 पर ख़त्म होता है और एक ऐसा नंबर जो 4 पर ख़त्म होता है। 8 4 ज़र कितना होता है 32। तो एक ऐसा नंबर आएगा जो आखिरी में 2 पर ख़त्म होगा। तो कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बता सकते हो कि यार 295 मल्टीप्लाइड बाई 672 जो होगा ना, ये तो मैंने अलग ले 6 ले लेता हूँ मैं, ये जो नंबर होगा ना ये 2 पर ख़त्म होगा। समझे? अब मुझे चारों ऑप्शन में जब मुझे पता लग गया ना कि चारों की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली यूनिट डिजिट पे खेल सकता हूं। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर जो मैंने कराए थे वो देखे होंगे तो वहाँ पे हमेशा मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी चीज़ में मोल्ड किया जाता है। आपने कभी देखा भी होगा कि आयरन कैसे बनता है, या कास्टिंग आपने कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में देखा होगा कि कोई मेटल, या वीडियो में देखा होगा कि मेटल को पिघलाकर किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम, चीज़ की वॉल्यूम सेम रहती है, एक शेप से दूसरे शेप में आ जाती है। पानी जैसे एग्जांपल हमारा, पानी को मैं इसमें फ्रीज करूँगा तो इसका शेप ले लेगी, पानी को मैं उस बिस्लरी वाली बॉटल में फ्रीज करूँगा उसका शेप ले लेगी, ग्लास में फ्रीज करूँगा उसका शेप ले लेगी। वॉल्यूम सेम है, शेप चेंज हो सकता है ना। तो मुझे बताइए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी हमें दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ऐसा होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्यूबॉइड शेप का, समझ गए ऐसा। तो इसकी एक लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है और इसकी एक ऊंचाई भी होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब मैंने इसको क्या किया, सिलेंडर के शेप में से मेल्ट कर दिया। मतलब कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है क्या वो अभी भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा? ये फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, 6 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। अब मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपने बचपन में बेसिक में पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो आपने सिलेंडर विलेंडर पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितनी है, 112 इंटू 44 इंटू 25 बराबर, पाई की जगह मुझे 22/7 लेने के लिए कहा गया है। आर की वैल्यू मुझे 35 दे रखी है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 इंटू 35। अब मुझे एच की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैं एच की वैल्यू निकाल पाऊंगा। देखिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। मुझे बताइए 22 से क्या ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 7 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। और 7 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो एच की वैल्यू क्या 32 आ गई है। जो मेरी हाइट है वो कितनी हो गई है, 32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि उसका सीएसए बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए सिलेंडर का। उसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इसका सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 32। मुझे बताइए क्या ये 5 बार कटेगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बनेंगे, तो 22 इंटू 10 इंटू 32, ठीक है। ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 64, 640। तो 22 इंटू 640, नहीं 22 नहीं, सॉरी 22 इंटू 320, 22 इंटू 320, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 640 और आंसर हो जाएगा 7040 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसा इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, वो मैंने थोड़ा अपना अलग दिमाग लगाया होगा, आप अपना अलग दिमाग लगा लेंगे। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा नंबर है जो 11 से कट रहा है। मेरा आंसर वही होगा जिसके अंदर एक ही जीरो होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि मेरा आंसर कभी बी ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरी कैलकुलेशन में एक ही जीरो है। नंबर ऑफ जीरो जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि मैं 5 इंटू 10 कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कितने जीरो आएंगे आंसर में, एक ही आएगा। वैसे हम यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब अगला ऑप्शन ये है कि उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 11 भी है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 11 से कटेगा। अब देखो ये वाला जो नंबर 11 से कटा था तो ऑलरेडी कट गया। क्या ये नंबर 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता है नंबर। क्या ये नंबर 11 से कटता है, 11 से नहीं कटता है नंबर। यही नंबर इकलौता है जो 11 से कटता है। 11 की डिविजिबिलिटी अगर हमें पता है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे का सिनेरियो बता रहा हूँ ना, जब आप सब कुछ पढ़ चुके हो। कई बातें आपको लगती होगी कि ये तो हमें पता ही नहीं है, पर हो सकता है कि ये वीडियो आप 8 महीने बाद वापस देखो और तब आपको सारी बातें क्लियर होगी, हाँ सर उस दिन ये कहना चाह रहे थे। समझे मेरी बात? इसलिए प्रीवियस ईयर भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सम है 13,200 का, 13,200 का एक सम है 4 साल बाद। 4 साल बाद वो सम कितना बन जाता है? 13,200। और 8 साल बाद वो कितना बन जाता है? 16,400। मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक के डिफरेंस निकाल लूं मैं तो वो कितना होगा? वो होगा 3200। क्या 3200 रुपीज का डिफरेंस है? ये 32 रुपीज पैसा देखो, 4 साल में कोई पैसा 13,200 होता है, 8 साल में कोई पैसा 16,400 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 साल और 8 साल के बीच में जो पैसा है वो इतना ग्रो किया होगा? 3200 ग्रो किया होगा। मतलब 4 साल लगे इसे कितना ग्रो होने में? 3200 ग्रो होने में। सिंपल इंटरेस्ट में हर ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 800 रुपये। भाई 3200 रुपये ना 4 साल में बने हैं, और हर साल में वो 800 बना रहा था। 800 800 800 800, तो वो कितना हो गया? 3200। मतलब दिस इज माई SI। तो मुझे बताइए, सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि ये 0 ईयर रहा होगा, ये 4th ईयर रहा होगा, और ये 8th ईयर रहा होगा, है ना? यहाँ पे जो पैसा था वो कितना था? 13,200। यहाँ पे जो पैसा था वो कितना था? 16,400। और यहाँ पर जो पैसा आएगा वो हमें निकालना है। हमें x की वैल्यू पहले निकालनी है, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है? 3200। एक साल में कितना ब्याज हो रहा है? 3200। तो मुझे बताइए कि यहाँ की वैल्यू 10,000 नहीं रही होगी? तभी तो 3200 ऐड हुआ होगा इसमें भी 4 साल में। या मैं ये कहूँ कि मैं इसमें से 3200 माइनस करता हूँ तो मैं पीछे पहुँच जाता हूँ। मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है? 10,000 रुपये। मेरा 10,000 रुपये का क्या है? प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस पर 10% के हिसाब से 3/1/2 ईयर्स का इंटरेस्ट चाहिए। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल मेरा कितना है? 10,000। रेट मेरी कितनी है? 10%। और टाइम मेरा कितना है? 16/5 साल। और ये क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कटे, बचे यहाँ पे 3 0। और ये क्या हो जाएगा? 3 0 मल्टीप्लाइड बाई 16/5। तो ये क्या 200 हो जाएगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3200 मेरा आंसर हो जाएगा। 3200 कुछ ज़्यादा बार नहीं आया इस क्वेश्चन में। 3200 3200 3200, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक पैसा 4 साल में इतना हो जाएगा, 8 साल में इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बनाया जाता। सिंपल इंटरेस्ट पे ये सिंपल इसलिए है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल का सेम होता है। तो अगर कोई मुझे बोले कि 4 साल में 3200 रुपये का ब्याज है, तो ये बात मुझे समझ आनी चाहिए कि एक साल का ब्याज 800 रुपये है। क्योंकि साधारण ब्याज में अगर 3200 रुपये 4 साल में बना है तो एक साल में वो 800 बना है, अगले साल भी 800, अगले साल भी 800, अगले साल भी 800, चारों का क्लब कितना हो गया? 3200। सिमिलरली मुझे पीछे आना है तो मैं 3200 माइनस 800 करूँगा तो मैं एक साल पीछे चला जाऊँगा, माइनस 800 करूँगा तो मैं एक साल पीछे चला जाऊँगा, मैं माइनस 3200 करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आदमी है जिसने बनाए हैं, बैट्समैन ने कितने रन? 124 रन बनाए उसने। 124 रन बनाए, उसमें से उसने 6 बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? चौका। चौका मारा है ना उसने, तो उसमें ये कितने हो गए? 6 उसके कितने हो गए? चौके। और उसने छक्के कितने मारे? तो क्या उसके कितने रन उसके कितने से हो गए? छक्के से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मुझे बताइए उसने बिटवीन द विकेट्स कितने रन बनाए हैं, वो टोटल रन्स का कितना प्रतिशत है? मुझे बताइए चौकों से उसने कितने रन बनाए? 24। और छक्कों से उसने कितने रन बनाए? तो क्या 60 रन तो उसने खड़े खड़े बना लिए, अपनी पोजीशन से वो हिला भी नहीं। क्या? अच्छा 10 है क्या? ठीक है, तो कितना हो गया? 60 हो गया ये। तो ये कितना हो गया? 84। मतलब 84 रन्स के लिए तो उसको अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। बिटवीन द विकेट समझते हो ना आप? रन लेके भागते हैं जो इधर से उधर, वो बिटवीन द विकेट्स हुआ। मतलब कि 84 रन के लिए तो मेरे को हिलना भी नहीं पड़ा। तो मेरे को बिटवीन द रन्स मैंने कितने बनाए, विकेट मैंने कितने रन बनाए होंगे? 40 बनाए होंगे ना। टोटल मेरा स्कोर कितना है? 124। 84 तो मैंने चौके छक्के से बना लिए। तो यहाँ से यहाँ तक बाकी 40 रन मैंने कैसे बनाए होंगे? दौड़ दौड़ के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दौड़कर जितने भी रन बनाए हैं वो टोटल रन्स जो जितने बनाए हैं उसका कितना प्रतिशत है? दौड़कर कितने रन बनाए? 40। टोटल रन्स का
कितना प्रतिशत है। तो क्या ये मेरा आंसर आएगा? इसको अब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4 से काट लो तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 31। तो ये है 1000/31, 1000/31। देखिए ऑप्शन में 31 31 सबके डिनोमिनेटर में है ही है। तो अब आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो क्या मैं 31 की अगर मैं खिड़की बनाता हूँ और डिवाइड करना शुरू करता हूँ तो मुझे बताइए टेबल क्या मैं 3 बार तक पढ़ पाऊंगा? 3 बार तक तो टेबल पढ़ पाऊंगा ना मैं। 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, 31 3 जा 93। मतलब मेरा आंसर ये दो वाले तो कभी हो ही नहीं सकते, समझे? अब देखो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये कैसी है? 35 3/31। और ये वाली फ्रैक्शन जो है वो कैसी है? 32 8/31। मुझे बताइए ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसमें ऐड होता है तो न्यूमरेटर मिलता है। मुझे बताइए जब ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नंबर आएगा जिसकी आखिरी डिजिट क्या होगी? ये दोनों जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे 31 और 35 तो वो नंबर कौन सा आएगा? आखिरी डिजिट क्या होगी उसकी? 5। एक ऐसा नंबर जिसकी आखिरी डिजिट 5 होगी, क्या उसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी आखिरी डिजिट क्या होगी? 8। ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मुझे बताइए 31 × 32 की आखिरी डिजिट कितनी होगी और उसमें हम ऐड करेंगे 8 तो कितनी होगी? ऊपर न्यूमरेटर देखो सही सेटिस्फाई कर रहा है। यही मेरा आंसर है। बाकी हम सॉल्व तो खैर कर ही सकता है, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है भाई। 1000/31 करके मिक्स फ्रैक्शन बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बताना बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इतना बेसिक टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस आपको आना चाहिए। देखिए डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है टोटल वो कितना कर रहा है? 1600 मीटर। टाइम जो उसे लग रहा है वो लग रहा है 4 मिनट। हमसे पूछा गया है कि उसकी गति स्पीड कितनी है और स्पीड पूछा किस में है? km/h में। तो देखिए सबसे पहली बात आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलता हूँ आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या है? 1600 और मेरा टाइम क्या है? 4 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी जो स्पीड आएगी वो मीटर/मिनट में आएगी, लेकिन मुझे आंसर किस में देना है? km/h में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जहां जहां मेरे को मीटर गिवन है मैं उसे किलोमीटर में चेंज कर देता हूं और जहां जहां मेरे को मिनट गिवन है मैं उसे घंटे में चेंज कर देता हूं। कभी भी आपको किसी मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 1000। अब ये किलोमीटर में हो गया। अगर किसी भी मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है तो आप किससे डिवाइड करते हैं? अब ये घंटे में हो गया, डिवाइड बाई 60। तो मुझे बताइए ऊपर कितना बचा? 16/10। ऊपर क्या बचा? 16/10 और नीचे की फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई हो गई अगर तो ये 60/4 है। ठीक है, 0 से वापस 0 कट गया, 4 से कटा 4 बार, 6 4 जा 24। तो मेरा आंसर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का? 24। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम से पूछे गए। मैंने सुबह सुबह अभी टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ा भी रहा हूँ मैं, तो मैंने पढ़ाया भी था उनको। तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है तो वो आपको आने चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि दो दोस्त है रवि एंड सुमित और दोनों की जो सैलरीज है उनका रेशियो कितना है? 4:1। मैं मान लेता हूं कि जो रवि की सैलरी है वो कितनी है? 4x है और जो सुमित की है वो कितनी है? 5x है। अब मुझे बताइए दोनों की सैलरी अब बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है? 6000 से। तो क्या अब इसकी सैलरी और अब इसकी सैलरी इतनी हो गई है? प्लस 6000 हो गई है। अब बोला जा रहा है कि अब इनकी सैलरी का जो रेशियो है ना वो कितना हो गया है? 35/40। अब इनकी सैलरी का जो रेशियो है वो इतना हो गया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी बन गई है। मुझे इसको सॉल्व कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए 7/8 होता है क्या? 35/40 का मतलब 7/8 होता है। 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 32x प्लस 48,000 बराबर 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 35x प्लस 42,000। मुझे बताइए ये उठ के इधर आएगा तो 6000 बचेगा और ये उठ के उधर जाएगा तो 3x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। अगर x की वैल्यू 2000 है तो मुझे बताइए सुमित की इंक्रीज सैलरी कितनी होगी? ये 2000 आप इसमें रखेंगे तो मुझे बताइए, हाँ सॉरी x की वैल्यू है ना, सॉरी। तो मुझे बताइए अभी सुमित की करंट सैलरी कितनी है? अगर x 2000 की वैल्यू x है तो सुमित की करंट सैलरी कितनी है? 5x।
5x है ना उसकी, मतलब अभी सॉरी 5x प्लस 6000 है, पहले कितनी रही थी 5x थी, तो इनिशियली उसकी सैलरी कितनी थी 10,000, अब उसकी सैलरी बढ़ कितनी गई है 6,000। डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ भी रख सकते हो 5x प्लस 6000 में, और आपका आंसर कितना आ रहा है 16,000। 16,000 उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 16,000। ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये लॉस ऑफ 10.5% गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 11.3/5% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 132.60 रुपीज। देखिए दो सिचुएशन दे रखी है। देखिए ये मेरी कहीं ना कहीं सीपी रही होगी, ये मेरी कहीं ना कहीं एसपी रही होगी मेरी 1 वाली, और ये मेरी कहीं ना कहीं एसपी रही होगी 2 वाली। ये मैंने एक बार इधर और एक बार इधर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक बार नुकसान हो रहा है और एक बार प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे नुकसान होगा तब सीपी में कम से बेच रहा हूँ, और जब नुकसान नहीं हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सीपी से ज़्यादा में बेच रहा हूँ। तो ये वाला प्रॉफिट वाला केस है और ये वाला लॉस वाला केस है। और यहाँ पे मुझे बताइए लॉस कितने का हो रहा है 10.5% का, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 11.3/5% ऑफ सीपी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10.5% ऑफ सीपी है। मुझे बताइए दोनों एसपी में डिफरेंस कितने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 60 रुपीज। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी का 10%, 10.5% ऑफ सीपी प्लस 11.3/5% ऑफ सीपी, ये किसके बराबर है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि एक प्रॉफिट में एक लॉस में, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव क्यों लिखा, लॉस वाले को नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना सीपी का 10.5% रही होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव रही होगी या नेगेटिव रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सीपी का 11.3/5% रही होगी। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएंगे, तो देखो 10 में 10 11 ऐड होता तो होता है 21, 21 में 3, 21 में आधा ऐड होता तो 21.5, 21.5 में 0.6 ऐड होगा तो 22.1% ऑफ सीपी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 132.60 रुपीज़ के बराबर है। मुझे बताइए 22% की वैल्यू लगभग इतनी है। तो आप मुझे बताइए, आप ये देख सॉल्व कर देते, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो आप देख सकते हो कि इसका कितना है। तो ये हो जाएगा सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132.60 अपॉन 22.1%। मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज आता है तब क्या होता है मल्टीप्लाइड बाई 1/100 लिख लो उसे। तो ये जो चीज़ है वो ये है। अब मुझे बताइए एक डेसिमल से एक डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये 100 पलट के ऊपर जाएगा, तो ये जो चीज़ है वो कितनी है 1326 अपॉन 221 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। तो ये जो चीज़ होगी ये इसका 6 गुना है, तो 6 × 100 कितना हो जाएगा 600 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा है, बाकी आपको ये बात समझनी थी कि एक उस तरफ है एक इस तरफ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पैसों में मुझे गिवन है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में मुझे गिवन है, इन दोनों का सम करूंगा मैं और वो किसके बराबर होगा मेरे पैसे के। तो एग्जाम में आपको सीधी ये चीज़ लिखनी थी, वो सब नहीं लिखना था, और ये भी ऑफ सीपी लिखने की जरूरत नहीं थी। जब मैं एग्जाम में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं 10.5 और 11/3/5 को ऐड करके मेरा 22.1 आता तो भी मैं समझ जाता कि 22.1% ऑफ सीपी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 600। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए अभी अभी हमने किया था 235 मीटर की एक टनल है और उसको पार करने में कितने टाइम लगता है 48 सेकेंड। देखिए यहाँ पे जो मुझे स्पीड और स्पीड मेरी आने वाली है वो मीटर पर सेकंड में आने वाली है। मेरा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मेरे को आंसर किस में पूछा गया है। जब भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे जो गिवन होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है और मुझे जाना किलोमीटर पर आवर में होता है, मैं इसमें क्या करता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 18/5। अगर मुझे उल्टा आना होता है तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 5/18, है ना। ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर देखिएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो 235 अपॉन 48 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 18/5, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ है वो किस में है,
ये जो चीज़ है ब्रैकेट में वो मीटर पर सेकंड में स्पीड है, मैं इसे मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 18/5 से, ताकि मेरा आंसर क्या हो किलोमीटर पर आवर में आ सके। तो अब आप काटा पीटी शुरू कर दीजिए। तो देखिए ये इससे 5 बार अगर मैं काटूँ तो ये कितनी बार होता है 29 बार, है ना। और ये इससे कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये इससे कितनी बार कटेगा 9, नहीं कुछ गलत, कुछ सॉरी एक सेकेंड रुकना। ये मैंने काटा 5 से, तो ये कितनी बार काटा 27 टाइम्स, है ना। और ये इससे मैंने काटा 18 से, तो ये हुआ 9, और ये हो गया 24, और ये वापस 3, सॉरी एक सेकेंड ना, 235 अपॉन क्या था 48 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, तो ये कितना हो गया 47, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 47 इंटू 3/8। आंसर गंदा अपना तो कट वो आ रहा है ना, सही आ रहा है आंसर तो वैसा आ रहा है। अच्छा सॉरी, अरे ट्रेन टनल भी तो है, मुझे लगा केवल ट्रेन है। नहीं एक सेकंड रुकना ना, देखिए केस अलग है, मैंने ये चीज़ देखी नहीं। 725, देखिए 725 मीटर की एक ट्रेन है, वो एक टनल को पास कर रही है। देखिए एक ट्रेन है, ये टनल की लेंथ है। आप कभी गए होंगे ना टनल में, ट्रेन कभी घुसती है तो ऐसे जाएगी ट्रेन, ऐसे पहले अंदर, पहले इसका ये मुंह एंटर करेगा अंदर, अभी इसके पीछे वाला एंटर नहीं किया है, अभी अंदर घुसेगी, जाएगी, फिर अभी भी इसका मुंह बाहर निकलने लग गया है। पर मुझे बताइए क्या ट्रेन अभी टनल छोड़ चुकी है? अभी भी नहीं छोड़ चुकी, अब छोड़ेगी। मतलब कि इस चीज़ को इस चीज़ के अंदर से पास होने के लिए ये लेंथ पास हो करनी पड़ी, समझे। यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो मुझे बताइए क्या पैन और रिमोट दोनों की लेंथ मिला करनी हो गई, उतनी डिस्टेंस नहीं चलनी पड़ी उसे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पर इसके अंदर ये टनल है और इसके अंदर से ट्रेन निकल रही है, इस पॉइंट पर देखो, अभी ये अपनी टनल पे ध्यान फोकस करो आप, ये जो मैंने दोनों को टच किया है ना, यहाँ पे एंटर हुई ट्रेन और ऐसे आगे चली और यहाँ पर वो एग्जिट हो गई। इस पोजीशन को देखो और पहले वाली पोजीशन को देखो, तो आप बोलोगे सर शुरुआत यहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ हुई ट्रेन, जब ये यहाँ पे पहुँच गया तब। मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो टनल प्लस ट्रेन की करी है। तो जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी एक ट्रेन को टनल में, वो टनल और इन दोनों की लेंथ का सम होगा। आप ये बात याद भी रख सकते हो, लेकिन मैंने लॉजिकली भी समझा दिया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। और टाइम कितना है मेरे पास 48, और मैं अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से, तो मेरा आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले उसे करिए, तो ये कितना हो गया 275, 925, 930, 960, और ये कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 18/5। ये इससे जाएगा 20 बार, ये इससे जाएगा 4 बार, और ये कितना होता है 72। तो यहाँ पे हमने जो बात सीखी वो ये सीखी कि एक ट्रेन जब एक टनल के अंदर से निकल रही होती है, तो उसे मान लो कि जो ट्रेन की लेंथ है वो L है और जो टनल की लेंथ है वो D है। तो जो टोटल डिस्टेंस दैट द ट्रेन हैज़ टू ट्रैवल टू पास दैट टनल विल बी D + L। ये इसका मोटा मोटा कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है कि P, Q और R कंप्लीट करते हैं एक काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में। तो मुझे बताइए P को एक दिन Q असिस्ट करता है और एक दिन R असिस्ट करता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए P, Q और R है, ये है 10 दिन लेता है, ये 20 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा टोटल काम है वो कितना है 60 काम मुझे टोटल करना है। तो P एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा एक दिन में। Q एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो मुझे बताइए जब पहले दिन काम शुरू होगा तो कौन काम करने आएगा P, दूसरे दिन करने आएगा P + Q, अगले दिन कौन काम करने आएगा P, अगले दिन कौन काम करने आएगा P + R, ऐसा चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले P आता है तो कितना काम करता है 6, P आके कितना काम कर जाएगा 6 काम कर जाएगा, प्लस P + Q अगले दिन आएंगे तो कितना काम होगा 9, नहीं सॉरी इसमें ना ऑल्टरनेट डे, मतलब एक दिन P आ रहा है एक दिन Q आ रहा है, एक दिन P आ रहा है, सॉरी एक दिन Q आ रहा है P + Q और एक दिन P + R आ रहा है।
फिर अगले दिन वापस पी प्लस क्यू आ रहा है, अगले दिन क्या आ रहा है, पी प्लस आर आ रहा है। ऑल्टरनेट डे है ना, मैंने एक दिन गैप दे दिया था बीच में, ठीक है। तो ये चल रहा है सिनेरियो। तो पहले दिन कौन काम करने आ रहे हैं, पी और क्यू, पी और क्यू दोनों काम करने आ रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं, 9। पी और आर अगले दिन काम करने आ रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं, 8। या अगले दिन वापस 9, अगले दिन वापस 8। मुझे बताइए पी प्लस क्यू और पी प्लस आर ने इन डब्बे के अंदर जितने है उतना कितना काम किया इन दोनों ने मिलकर, 17 काम। ये 17 काम करने के लिए इनको कितने दिन लगे, 2 दिन लगे ना, 2 दिन लगे। 17 काम करने के लिए कितने दिन लगे, 2 डेज। तो पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, 17। अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 17। अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 17। तो 2 + 2 + 2 दिन कितने हो गए, 6 दिन हो गए। और 17 + 17 + 17 51, हमारा काम खत्म हो गया। मतलब कि 6 दिन की बात की अगर मैं कंडीशन देखूं तो 6 दिन बाद क्या हो रहा होगा कि यहां पर 2 2 और 2, यहां पे भी 17 काम हो गया, यहां 17 काम हो गया, यहां 17 काम हो गया। अब रिमेनिंग काम कितना बचा है मेरे पास, 9 काम। अब अगले दिन सबसे पहले जो काम करने आएगा वो कौन काम करने आएंगे, पी प्लस क्यू। और क्या पी प्लस क्यू उसी दिन वो 9 काम खत्म कर देंगे। तो ये 6 काम हुए थे और अगला काम एक दिन पूरा लगा, तो आंसर कितना आया, 7। ऑप्शन में 7 नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में गलत दिया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जहां जहां भी सर्च करेंगे वहां वहां उन लोगों ने ऑप्शंस चेंज कर दिए, जिन भी एक एडुकेटर के थ्रू वो क्वेश्चन होकर निकला है। एग्जाम में ओरिजिनल आंसर की में यही क्वेश्चन था और ये गलत है, ठीक है। जिसने किया था वो, उसका आंसर क्यों है, कैसे आएगा जब किया था, तो वैसे कोई ऐसे थोड़ी किया था उसने। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये तो अद्भुत और चमत्कारी तरीका है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे और हमने वही आंसर मार्क कर दिया। पहली बात तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने नहीं किया है तो भी उसे मार्क्स मिल जाते हैं। और कई बार होता है कि किए वाले को भी मिल जाते हैं, कई बार क्या होता है कि किए वाले को नहीं मिलते हैं। अलग अलग कमीशन का अलग अलग सिस्टम रहता है। मोस्टली यही है, एक नॉर्मल ये है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत है तो उसके सबको मार्क्स मिलते हैं, है ना। नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका यही है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सर्टेन सम है जो 9982.50 बन जाता है 2 साल में 12% के इंटरेस्ट रेट पर 10 महीने कंपाउंडेड 10 मंथली। मुझे बताइए अगर कंपाउंडेड 10 मंथली है, 12 साल में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी, 12%। तो 10 महीने की कितनी होगी, 10%। पहली बात 10%। 10 मंथली का मतलब है जो साइकिल है ना वो 10-10 महीने की चलेगी और हर महीने का ब्याज कितना है, 10%, ठीक है। मुझे बताइए टोटल टाइम मेरे पास कितना है, 2 साल, 2 साल, है ना, 2 साल। तो मुझे बताइए 2 साल में कितने 10-10 महीने के हो गए, 2 साल में कितने 10-10 महीने के वो हो गए हमारी साइकिल, 24 मतलब 12 महीना प्लस 12 महीना। तो ये कितना हुआ। इस क्वेश्चन में एक सेकेंड है, इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है। 2 इयर्स नहीं है, 2 इयर्स कुछ फ्रैक्शन में है ये, वरना तो फिर कैसे सॉल्व होगा ये। एक सेकेंड रुकना, मैंने वो पेपर डाला ना आपके टेलीग्राम चैनल पे, उस पर वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, उस पर देखना। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, द सर्टेन सम अमाउंट्स, यस 2.5 ईयर्स है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस 2 पे तो सॉल्व ही नहीं होगा ये 2.5 है ना, 2.5 है ये, 2.5 है ये। 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं। तभी तो देखो तभी तो साइकिल भी तो 10-10-10 की 30 आना चाहिए ना हमारा सम। इसलिए मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि 10 अगर 10 मंथ की साइकिल चल रही है ना, तो 10 की पहली साइकिल, फिर अगली 10 की साइकिल, तो अगली साइकिल भी 10 की होनी चाहिए। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 30 महीना। देखिए 10% की साइकिल अगर 3 बार चलती है तो जो इफेक्टिव टोटल ब्याज बनने वाला है वो पता कितना बनने वाला है, 33.1%, है ना। 10% प्लस 10% 21% होता है, 10% प्लस 10% प्लस 10% 33.1% होता है। मैंने आपको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 भी लिखवाया है, कितना होता है वो बताओ मेरे को। 10% का 4 बार अगर मैं साइकिल चलाता हूँ तो कितना इफेक्टिव परसेंटेज मिलता है मेरे को। जैसे 10% और 10% का 2 बार सक्सेसिव करने पर कितना हुआ, 21%। मतलब मैं आपको पहले, आपके पास 100 रुपये थे, मैंने आपको 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया आपके पास, 110।
मैंने वापस 10% बढ़ा दिया, तो 110 का 10% कितना बढ़ेगा अब 11, तो 100 से कितना हो गया आपके पास 121। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि 10 और 10 दो बार कितना हुआ 21% बढ़ेगा। अगर मैंने आपको 100 रुपये दिया, आपका 10% बढ़ाया, फिर वापस 10% बढ़ाया, फिर वापस 10% बढ़ाया, तो पता है मैंने टोटल कितना बढ़ाया 33.1%। समझे? इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, 33.1% निकालना है। मुझे बताइए जो ये चीज मुझे गिवन है, ये अमाउंट गिवन है, ये 9982.5 जो मुझे गिवन है ये अमाउंट है। अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हर चीज अपने आप का 100% होती है, तो अमाउंट खुद अपने सॉरी प्रिंसिपल अपने आप का खुद 100% रहा, और उसमें इंटरेस्ट और ऐड हो गया कितना 33.1%। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये 133.1% की है। पॉइंट 2 के बाद है क्या? ऐसी बारीक गलतियां तो बिल्कुल जल्दी दिखती है आप लोगों को, है ना? कोई बात नहीं, हमारा आंसर एक डेसिमल कम पे आ जाता। ऐसा तो होता नहीं ना कि मैं 850 आंसर आता तो सोचता कि यार मेरा आंसर ये नहीं है, बाकी दूसरा कोई हो सकता है ना? ये वैल्यू जो है वो इस परसेंटेज की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100% की। तब आप देखेंगे कि देखिए एक परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इस डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, देखो 800 अगर प्रिंसिपल रहा था तो मुझे उसका 33.1% बढ़ाना था और फिर मेरा अमाउंट बन जाता। मैं लगभग 30% पकड़ लूं। 8000 का 30% कितना होता है 2400। इसमें ऐड करो 8000 रुपए में, तो कितना हो जाएगा 10,400। क्या मेरे अमाउंट से ज्यादा निकल गया? ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये मेरा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 8000 मेरा प्रिंसिपल है और मेरे को इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 33.1% का, मैंने एक बार को मान लिया कि 30% है, तो 8000 मेरा प्रिंसिपल था और उस पर 30% मेरे को ब्याज मिलना था, मतलब 8000 पे 2400 रुपये ब्याज मिलना था। लगभग 8000 प्लस 2400 कितना हुआ 10,400 से भी ज्यादा, लेकिन मेरा अमाउंट तो कितना बन रहा है? तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे आंसर ये दोनों हो सकते हैं। अब देखिए 7500 को अगर मैं चेक करूं तो 7500 वैल्यू हो सकती है, मतलब इसकी टेबल पढ़ना शुरू करो अब आप। तो क्या 7 बार तक टेबल जाएगी? अगर 7 बार तक जाए, मतलब जानी तो 7 बार ही चाहिए, क्योंकि दो ही केस पॉसिबल है। पहली टेबल 7 बार ही जानी है, मतलब अगर मैं जब इसको डिवाइड करना शुरू करूंगा ना 99825/1331, तो पहली बार जो मैं टेबल पढ़ूंगा ना वो 7 की ही पढ़ूंगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो 7 की टेबल पहली बार पढ़ूंगा मैं, तो 1331 की टेबल जब मैं 7 बार पढ़ूंगा, 7 1 2 21 2 3 2 7 8 9 9317, तो ये कितना हुआ 9317। अब जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा ये, तो 12 में से 7 गया तो कितना आया 5, 7 में से 1 गया तो कितना आया 6, 9 में से 3 गया तो 6, और ये हो गया 0। अब वापस कितना आ गया 5। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 5 बार टेबल पढ़ूं या मैं कितनी बार पढ़ूं 8 बार। आप बहुत अच्छे से देखकर बता सकते हो कि 1331 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आखिरी डिजिट 5 मिले, तो वो 5 ही रहा होगा। मैं मतलब दूसरा जो नंबर पढ़ूंगा ना वो 5 बार पढ़ूंगा, मैं समझ रहे हो ना, टेबल पढ़ूंगा। मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको, सॉल्व तो आप इसे कर ही लोगे यार। अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप ये नहीं कर पा रहे, इसको सॉल्व तो कर ही पा रहे हो आप। इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? आगे पीछे आधा घंटे में 15-20 मिनट में तो कर ही लोगे। मैं फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में करने के लिए वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोसीजर, तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, वरना मैंने समझा दिया कि टेबल पढ़ के पढ़ना शुरू करूंगा ना जब मैं उसकी, तो मैं यहाँ से आइडिया लगाऊंगा। अब आपको क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि टेबल पढ़ना शुरू किसकी करूँ, मैं खिड़की तो बना लूंगा, मैं अपना डिवीजन की बना तो लूंगा, लेकिन टेबल पहली किसकी पढ़ूंगा, 6 की पढ़ूंगा, 7 की पढ़ूंगा, 5 की पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा? मैं ऑप्शन देखता हूँ कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन ही क्या है। यहाँ पे देखा कि 7 की ही टेबल पढ़ना पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों तो आंसर कभी थे ही नहीं, और ये मेरा सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जाता है कि एक चेयर को 720 रुपए में बेचा गया 10% का डिस्काउंट देने के बाद। मुझे बताइए 720 जो वैल्यू है, 720 जो है वो एसपी है, तो एमपी कितनी रही होगी मुझे बताओ। और मैंने यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, ये 800 रही होगी। 800 का 10% कितना होता है 80। 800 में से 80 का डिस्काउंट दोगे तो चीज कितने में मिलेगी 720 की। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो सीपी है वो कितनी है
जो सीपी है वो कितनी है 640 रुपीज़। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कुर्सी को अपनी मार्क्ड प्राइस पर ही बेच दिया जाता, अपनी मार्क्ड प्राइस पर ही, तो कुर्सी बिकती कितने में 800 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट होता? मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 160 है ना, 160 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना है 160 बटा 640 गुणा 100, ये होगा 1/4 और ये होगा 25%। मेरा सही जवाब होगा। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बेसिक हम कर चुके हैं, तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी छोटी छोटी बातें अपने स्कूल में पढ़ी है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है P/CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस/CP इंटू 100, मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 डिजिट्स का नंबर है, वो कुछ ऐसा है 89563x87y। अब ये नंबर है वो 72 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है, इस बात का ये मतलब है कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 8 × 9 कितना होता है 72। दुनिया का कोई भी नंबर जो 72 से 72 जिसको काट देता है उसको 8 भी काटेगा और उसको 9 भी काटेगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, मैंने आपको पहले कराया होगा, तभी हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला होगा आपको। अलग अलग एग्जाम है, एग्जाम अलग अलग है, ये एग्जाम अलग है, वो एग्जाम अलग था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि हमेशा आना ही आना है। और वो भी 72 होगा, उसमें भी जाके देख लेना, चेक करना, उसमें भी कहीं ना कहीं 72 मिलेगा। मतलब ये नंबर 8 से कटता है। अगर कोई भी नंबर 8 से कटता है तो उसकी आखिरी 3 डिजिट भी किससे कटनी चाहिए 8 से, 8 से ही। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। डिविजिबिलिटी रूल्स है। मुझे बताइए यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, मैं 8 की टेबल पढ़ना शुरू करूँगा तो 8 बन जा 8। अब मुझे बताइए क्या 7 उतारूंगा तो मेरा कोई फायदा है नहीं, मुझे y को भी उतारना पड़ेगा। अब मुझे बताइए y की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जब वो उसको पूरा पूरा काट देगा? आप बोलोगे सर 72, 8 9 जा 72, मतलब y की वैल्यू केवल और केवल 2 ही पॉसिबल है और कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 2 रखने, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 7 8 9, 10 की 10 डिजिट यहाँ पे पॉसिबल है। मैं सब एक एक को रख के देख सकता हूँ और सबको 8 से डिवाइड करके देख सकता हूँ और फिर ये बता सकता हूँ कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो मुझे पता लगा कि जो y है वो 2 ही है। तो ये हो गया नंबर 89563x872। मतलब y की वैल्यू कितनी है फिक्स 2। कई बार यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ भी पॉसिबल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो। उस केस में वो हमें पता है क्या बोलेगा, फाइंड द आंसर व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज लार्जेस्ट। अगर मल्टीपल केसेस बन गए ना यहाँ पे, अभी तो जैसे 2 ही आ सकती है क्योंकि मेरे पास स्कोप ही नहीं है आगे, क्योंकि अगर और 8 ऐड करूंगा तो फिर 80 बन जाएगा। लेकिन छोटे छोटे नंबर्स में ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो घबराना मत उस केस में भी, वो हमने किए हुए भी हैं पहले। ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिट सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, जिन जिन का भी सम 9 होता है उन्हें हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो 6 और 3 कितना होता है 9, मैंने काट दिया। 7 और 2 कितना होता है, मैंने क्या कर दिया, ये 8 का था मैंने काट दिया। बचा कितना 8 5 8 और ये x। 8 + 8 16, 16 + 5 21। 21 का मतलब क्या होता है, क्या 21 को मैं 9 + 9 + 3 + x लिख दूं, 9 9 वापस कट गए तो बचा क्या 3x। जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको बहुत साधारण भाषा में डिजिट सम कहते हैं। डिजिट सम का मतलब है कि आपके सामने अगर 721 लिखा हुआ है तो इसका डिजिट सम कितना है 1 है। 7 + 2 + 1 10 होता है। संख्याओं को तब तक जोड़ते जाओ उनकी डिजिट्स को जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। क्या ये जो चीज़ है वो 7 + 2 + 1 = 10 है, और ये 10 क्या 1 + 0 = 1 है। तो देखो इसको मैंने 9 को काट दिया, फिर भी मेरी डिजिट कितनी आ गई 1। वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अब मेरे पास बचा 3 + x, मतलब इस नंबर को 9 से कटने के लिए इस नंबर को 3 + x को भी 9 से कटना होगा। मुझे बताइए कौन सी ऐसी x की वैल्यू जो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि ये नंबर 9 से कट जाए? 6 ही पॉसिबल है और कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई मेरी 6 और y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 2। 7 6 जा 42 -6 √36। √36 किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है।
तो ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े एग्जाम्स में, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलता है नंबर सिस्टम में, आप इस पे कमांड कर लो अच्छे से तो भी आपका एक नंबर पक्का है। क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी देखिए फिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और आप ऑलरेडी अगर क्लास कर चुके हो तो मतलब फिर मुझे लगता है कि आप कर ही सकते हो भाई। जब मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को 5-6 बार कर चुका हूँ तो मुझे HCF LCM पढ़ने का वेट नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये फिक्स्ड पैटर्न है। मुझे बताइए, देखो 7, 389, 398, 437 और 5525 को एक ऐसे नंबर से मुझे डिवाइड करना है जो 7, 12 और 2 मुझे रिमाइंडर दे। मतलब कि अगर कोई नंबर है 398, उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और ये मुझे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 7, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर 391 को तो पूरा पूरा काटेगा? ये कह सकता हूं ना। 7 रिमाइंडर क्यों दिया? क्योंकि 7 ज्यादा था उसके पास। भाई 10 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर कितना होता है, 1, क्योंकि 3, 3, 6 और 9 अगली साइकिल चलाने के लिए उसके पास स्कोप था नहीं और बच कितना गया, 1, वही तो बना रिमाइंडर। तो अगर 398 का रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 391 एक ऐसा नंबर था जो उस नंबर को पूरा पूरा काट देगा। 437 को मैं डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर से और मुझे रिमाइंडर मिल रहा है कितना, 12, तो क्या 425 एक ऐसा नंबर है जो वो नंबर पूरा पूरा काटेगा? और 5425 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5423। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 398 लिखना है, आपको यहाँ पे 437 लिखना है, आपको यहाँ पे 5425 लिखना है, इसमें से 7 माइनस, इसमें से 12 माइनस, इसमें से 2 माइनस, और जो भी मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 391, ये मेरा कितना आएगा 425, और ये मेरा कितना आएगा 5423। मैं ये कर लूंगा, जो भी मुझे क्वेश्चन को फोटो खींच लो इस क्वेश्चन की, जब हम पढ़ेंगे तब लॉजिक वॉजिक सब पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, वैसे लॉजिक आप थोड़ा सा सोचो तो मैंने बता ही दिया है जो भी मैं बता रहा था कि ये नंबर इससे कम रहा होगा, 7 कम मतलब ये, इस नंबर तक पहुंचने की पिक्चर मैंने आपको समझा दी है। अब वो नंबर जो भी होगा ना वो इन तीनों का HCF होगा, एक ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों का, वो HCF मुझे निकालना है। मुझे 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब कि जो भी आंसर है वो तीनों को काटता है, जो भी मेरा आंसर है वो क्या है, तीनों को काटता है। मुझे बताइए क्या 15 तीनों को काट सकता है? भाई 15 391 को थोड़ी काट सकता है, तो 15 मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता। अब 19 और 17 की टेबल तो सर हमें आती नहीं, पर हम 11 पे ट्राई कर लेते हैं। क्या मुझे बताइए 11 तीनों को काट लेता है? नहीं, 11 नहीं काटेगा, 11 इसे नहीं काटेगा। देखो 11 के डिविजिबिलिटी, 11 को मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है ना, अगल बगल का सम क्या होना चाहिए, बीच में। मतलब अगर ये 495 होता ना, अगल बगल वालों का सम बीच में, तो ये 11 से डिवाइड होता। 3 + 1 कितना होता है, 4, तो 343 वो नंबर था जो 11 से कटता था। अब बचे कितने हमारे पास, 2, 17 और 19। देखिए 17 को मैं इससे चेक करूं तो 2 बार कितना होता, 34, बचता कितना 51, 17 पहले वाले को काट रहा है, 17 होता 34, फिर आ रहा है 85, इसको भी काट रहा है, 17, 51, 32, 1 और 15, 53, 17 इसको नहीं काट रहा ना, नीचे वाले लास्ट वाले को, 17 इसको नहीं काट रहा ना, 17 तिया 51, फिर 32, फिर 17 में से 32 काटा तो बचा 15, फिर बचा 153, इसको भी काट रहा है ना, 17, 17 सही है, 17 इस सवाल का सही जवाब है, 17 इन तीनों को काट रहा है। 19 काट रहा है क्या, 19 पहले वाले को ही नहीं काट रहा, 19 दो बार के 38, बचा 11, 11 रिमाइंडर बच रहा है ना पहले वाले के इसमें, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 17। मैं वापस बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, शायद अभी जो एग्जाम्स हुए हो CGL के उसमें भी बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो। हमेशा ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में आपको वो नंबर लिखने हैं, है ना, उसमें से -7 करना है, और ये मेरा पहला नंबर है। 437 -12 ये मेरा दूसरा नंबर है। 5425 -2 ये मेरा वो तीसरा नंबर है। जो भी मेरा आंसर होगा ना वो क्या होगा, इन तीनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमें क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, और बड़े से बड़ा नंबर कैसे आएगा, HCF से। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि A और B की सैलरी का रेशियो कितना है, 6:7। B की सैलरी 5% से बढ़ गई है और अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, कोई चीज 5% से बढ़ी है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। कोई चीज पहले 20 रही थी तो अब वो कितनी हो गई, 21। इस बात को अगर मैं बोलता हूं कि 5% है, इस बात का मतलब है कोई चीज अगर 20 से 21 हो जाए मतलब वो 5% का इंक्रीमेंट है। मुझे बताइए
क्या इस 21 की वैल्यू हमें गिवन है? कितनी गिवन है? 1477000। तो मुझे बताइए, ये बी की सैलरी की बात हो रही है ना, अभी बी की सैलरी की बात हो रही है, तो बी की नई सैलरी है ना वो, तो क्या अगर 21 की वैल्यू मुझे गिवन है तो क्या मैं 20 की वैल्यू निकाल सकता हूं? 1477000 की वैल्यू अगर 21 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी मुझे बताना है। देखो ये चीज को मैं 7 से काटूं तो कहूंगा तो ये जाएगा 21100 और ये आएगा 3। मैं 3 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? नहीं जा रहा ना 3 से, तो 21100 अपॉन 3 इंटू 20, ठीक है। तो ये आ रही है वैल्यू, पूरा पूरा कटना चाहिए वैसे तो, पर कट नहीं रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी वही 5% वाली दिक्कत है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, 5.5%। ये अगर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सुंदर तरीके से कटेंगे, अगर वो नहीं कट रहे तो समझ लेना कि क्वेश्चन गलत है ना। तो यहाँ पे 5.5% है ना ये। अब 5.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/2, 11/200। 5.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/200। तो 200 से कोई चीज 211 बन रही है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज 200 से क्या बन रही है? 211। इस बात का ये मतलब है कि ये 5% का क्या है? इंक्रीमेंट है। मुझे इस 211 की वैल्यू गिवन है, कितनी है? मुझे निकालने किसकी वैल्यू है? इसकी। तो क्वेश्चन में 1477000 की वैल्यू अगर 211 है तो 200 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए छोटे छोटे बच्चे भी देख के बता सकते हैं कि इसका 7 गुना है, ये इसका 7 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया? 700, और ये कितना हो गया? 200, तो 14000 इसकी वैल्यू है 200 की। क्या मुझे यही निकालना था? क्या मुझे यही निकालना था? नहीं, ये तो बी की है, ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक जो अभी हमने क्या निकाला? बी की प्रेजेंट सैलरी। अभी जो मैंने निकाला है, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे 14000, ये बी की प्रेजेंट सैलरी है। और ए और बी की प्रेजेंट सैलरी का रेशियो कितना है? प्रेजेंट मतलब अभी, अब बढ़ गई है वो, फ्यूचर की बात हो रही है ना। इफ अगर 7 की वैल्यू कितनी है? 14000, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 12000। ये मेरा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। 2760, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2760 के ऐसे 2 हिस्से किए गए। पहले वाले हिस्से को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले हिस्से को 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, है ना। और दोनों की जो रेट थी वो दोनों की सेम थी, और जो पैसा दोनों का अमाउंट वापस आया ना, तब वो दोनों क्या आया? बराबर आया। तो मुझे बताइए सेकंड पार्ट क्या होगा? देखिए मैं मान लेता हूं कि पहला मेरा पार्ट क्या था? 2760 को मैंने एक ए पार्ट में बांटा और एक जो पहले वाले जो ए है ना, इसका प्रिंसिपल कितना है? ए खुद और इस पे इंटरेस्ट लगेगा। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आया? मैंने क्या लिखा है? पहला वाला पार्ट प्लस पहले वाले पार्ट का ब्याज बराबर है दूसरे वाले पार्ट प्लस दूसरे वाले पार्ट के ब्याज के बराबर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड आर इक्वल, एंड व्हाट इज अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो ये 10 है तो ये नीचे एक 0 काट देगा, ये 20 है तो नीचे आ जाएगा 5, तो ये हो गया a प्लस a/10, और ये हो गया b प्लस 1/5, तो ये कितना हो गया? 11a/10, और ये कितना हो गया? 6b/5, ठीक है। ये इससे 2 बार कटेगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 11a बराबर 12b। तो a और b का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 12/11। तो a और b का सम कितना है? मुझे इसको किस रेशो में डिवाइड करना है? 12/11। मतलब मैं इसके 23 बराबर बराबर टुकड़े करूंगा और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 2760 की वैल्यू अगर 23 है तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 11 की। मैं 23 की टेबल पढ़ना शुरू करूंगा। एक बार 23 4 46, 2 बार 46, और ये कट जाएगा कितनी बार इससे?
120 टाइम्स, और फिर क्या है मल्टीप्लाई में 11, तो 1320 मेरा आंसर हो जाएगा। 1132 आ रहा है ना, 132 होगा, होना चाहिए यहाँ पे, ये 1 नहीं होगा, 1320 आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 11,000 तो कैसे ही हो सकता है ना, हम आंसर तो 2760 से छोटा ही होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कई ट्रेडिशनल बुक्स में आपको बताया जाएगा कि टेक द फर्स्ट पार्ट एज x एंड टेक द सेकंड पार्ट एज 2750 माइनस x। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कैलकुलेशन, a और b में कोई पंगा ही नहीं है, ब्रैकेट ब्रैकेट खोलने ही नहीं पड़ेंगे, आप a और b मान लो, जो आपको रेशियो मिल जाए, पैसे आखिरी में क्या करना, आप उस पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे 2 नहीं है, ये क्या एक्चुअली 1 2 3 4 लिखा हुआ था ना ऑप्शन का, वो है ये। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देख के अगर मैं ये रेशियो भी निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा आंसर पहला वाला बी वाला मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 11 से कटेगा, क्योंकि बी पार्ट 11 का 11x है। कोई पूछे ना कि बी पार्ट क्या है तो मैं बोलूँगा 11x, 11 यूनिट है ना सेकंड वाला पार्ट, मतलब वो आंसर हमेशा 11 का एक मल्टीपल होगा, 11 से कटेगा, 11 को काटेगा, 11 काटेगा उसे पूरा पूरा, 1500 भी नहीं है मेरा आंसर। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मेरा आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट है ही नहीं, ये बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा। फिर अगर ये छोटा है, हमको छोटा ही निकालना है ना, ओके, फिर हो सकता है ये भी, ये दोनों बचेंगे मेरे पास। फिर मैं बताता हूँ फिर आप कैसे करोगे। मुझे बताइए, मेरी कैलकुलेशन में सिंगल जीरो है, मेरी कैलकुलेशन में एक ही जीरो है, ये 2 जीरो वाला मेरा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। आप देख लो मेरी कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ उसमें सिंगल जीरो है ना, देखो एक ही तो जीरो था यहाँ पे 2760, तो एक जीरो जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी है, तो एक ही जीरो मेरे आंसर में होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, ये 3 कंसेप्ट होते हैं, जो जहां काम नहीं करता उसका एक दूसरे का तोड़ है ये। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर कराया जाता है ताकि आप इनकी भी आदत डालें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो आप जानते ही हैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देखेंगे और आप जानते हैं कि इसे हमें डिवाइड करना है। तो देखो ये प्लस है, इसको याद कर देते हैं, ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है। वैसे इतने करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही आप पागल ही हो चुके हो और कंफ्यूज ही हो चुके हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का सम कितना हो गया, 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 45/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 45। क्या ठीक लिखा है मैंने 6 डिवाइडेड बाई 3 को कितना लिखा है, 2, बाकी मैंने 45 डिवाइड बाई 5/4 और 45 को पूरा पूरा लिखा है। तो मुझे बताइए ये कितना हो गया, 21 प्लस 5 कितना होता है, 26, 26 में से 2 गया कितना हो गया, 24, 24 में से 9 गया कितना हो गया, 15, तो ये हो गया 15 प्लस 9 4 जार 36 माइनस कितना हो गया 45, तो ये कितना हो गया 36 और 15 कितना होता है 51, 51 में से कितना गया 45, तो आंसर कितना आ रहा है -6 आ रहा है ना, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, बड़ा ही आसान बॉड मास। जीडी के पेपर में 2-3 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि यहाँ पे एडवांस पूछने का स्कोप नहीं है, तो डीआई भी नहीं आता यहाँ पे और यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी नहीं आती। ठीक है, तो जीडी का पेपर आप दे सकते हैं बम्पर वैकेंसी आई हुई है, 60-70 पता नहीं कितनी हजार वैकेंसी आई हुई है। क्या हुआ, सीए देखिए, अब फैकल्टी की जरूरत कम है, स्टूडेंट्स की जरूरत ज़्यादा है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि कोई पोस्ट कम है कोई पोस्ट ज़्यादा है। टीचर तो एक ही होगा ना क्लास में अब, है ना, उसी तरीके से आप उस जॉब में समझ लीजिए, समझे मेरी बात, ऐसा। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए मास लोग की ज़रूरत होती है। अब जैसे बैंक का एग्जाम है तो भाई जितनी ब्रांचें उतने ही मैनेजर होंगे ना, एक फिक्स नंबर है हमारे पास। जीडी का एग्जाम पुलिस का होता है, पुलिस में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स रखें, डंडे पड़वाने हो, सर फटवाने हो किसी के, तो वो हमेशा चाहेगी कि हमारी फोर्स बढ़ी रहे, उनकी पावर है वो, आप समझ रहे हो, आप राजा हो तो आपकी फौज से आपकी ताकत है ना, मतलब, तो आप चाहोगे कि मेरी, ऐसा तो नहीं होना कि पुलिस वाले कम पढ़ रहे हैं, सोचो ऐसा केस हो गया कि पुलिस वाले कम पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ रहे हैं इंडिया में, पर अपने को तो पता नहीं लग रहा ना कि रात को ढूंढ रहे 2-4 किलोमीटर तक पुलिस वाला नहीं है, इसीलिए उसकी ज़्यादा वैकेंसीज आती है कभी कभी। अनु इज 4 टाइम्स एज गुड एज बिनी। देखिए अनु और बिनी की बात है ये, अनु 4 गुना ज़्यादा तेज है। अगर मैं आपको बोलूँ यार ये तो 4 गुना ज़्यादा तेज है, इस बात का क्या मतलब है कि जितने टाइम में बिनी एक काम करती है, क्या उतने टाइम में अनु 4 काम कर लेती है ना, है ना।
चलिए, तो अब मुझे बताइए दोनों मिलकर टाइम को कितने टाइम में खत्म कर देते हैं? 7 घंटे में। अनु 1 घंटे में 4 काम करती है और बिनी 1 घंटे में कितना काम करती है? 1 काम। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5 काम। 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5 काम। और टोटल काम को खत्म करने में समय कितना लेते हैं? 7 घंटे। तो क्या वो एक ऐसा काम नहीं कर रहे जो टोटल 35 काम रहा होगा? काम का मतलब है कुछ भी वर्क, सम यूनिट्स भी लिख सकता हूं मैं अंग्रेज बनूं तो, 35 यूनिट्स ऑफ वर्क, पर वो यही मतलब है। अब ये 35 काम मेरा टोटल वर्क है। आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, मैंने आपको हमेशा ये बोला था कि हमेशा टोटल वर्क निकालो, उसके बाद ये ढूंढो कि वो काम करवाना किससे है, और ये काम हमें अनु से करवाना है। तो अनु जब ये काम करेगी 35 काम को करने के लिए, और रोज 4 काम करेगी, 35 क्वेश्चन आपको करने हैं, रोज आप 4 क्वेश्चन करते हो, तो आप 35/4 दिनों में वो काम निपटा लोगे। आंसर कितना आ गया? 35/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36√3। देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स कितनी होती है? बराबर होती है। तो भाई 36√3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना होता है? 12√3। मतलब ये भी 12√3 रहा होगा, ये भी 12√3 रहा होगा, और ये भी 12√3 रहा होगा। ठीक है। तो अगर मुझे तीनों का पेरीमीटर मतलब सम गिवन था, तो मैंने एक एक साइड निकाल ली। अब हमें निकालना है क्या? हाइट। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल का एरिया। ठीक है। और ये होती है इक्विलेटर की हाइट। दोनों पे ही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पे पूछ सकता था वो ये इस क्वेश्चन को अगले, हो सकता है अगले शिफ्ट में उसने पूछा हो कि इसी क्वेश्चन का एरिया बताओ। ये दोनों क्वेश्चन बनते याद होनी चाहिए आपको। तो मुझे बताइए साइड मेरी कितनी है? 12√3। तो मेरे हाइट कितनी होगी? √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 12√3। 12 से गया 6 बार, 3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 बने, 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो नंबर्स का एवरेज 13 है और उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 12 है। एवरेज 13 है। मैं मान लेता हूं कि वो नंबर दोनों ना ए और बी है। तो क्या पहली इक्वेशन मेरे को ये दे रखी है? क्या दूसरी इक्वेशन मेरे को ये दे रखी है? एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाई 2। मुझे बताइए इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए और बी का जो सम है वो 26 रहा होगा, और अगर मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर कर लूं तो ए बी की वैल्यू कितनी रही होगी? देखिए मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। यहां तक मैं पहुंच गया। एक दो नंबर जिनका सम 26 है और मल्टीप्लीकेशन 144 है, वो मुझे बताओ। अब यहां पे काम आती है टेबल्स। जो आपको लगता है ना कि मेरे को टेबल्स तो क्या है, मैं तो कोने में बना लेते हैं, है ना। अब 144 किसकी टेबल में आता है? आप बोलोगे सर 12 तक तो हमने पढ़ी और 12 की टेबल में का स्क्वायर 144 होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन एक और के 144 आता है, बताइए वो कौन सा है? उनका सम भी तो 26 होना चाहिए ना, फिर वो भी तो देखो ना। 18 8 जा, है ना। क्या होता है? 16 9 जा कितना होता है? हाँ, लेकिन 16 और 9 का सम कितना होता है? 27। यहां पे कितना चाहिए हमें? 26। ठीक है। तो वो नंबर 18 और 8 रहे होंगे। बाकी आप सब्सटीट्यूट करके मैथमेटिकली इक्वेशन बना के कर सकते हो। ठीक है। और तो बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो दोनों के बीच का क्या होगा? डिफरेंस कितना होगा? 18 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? मेरा आंसर। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को यहां से भी उठा सकते थे। a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है, a प्लस बी आपके पास है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि एवरेज ऑब्जर्वेशन है 10 नंबरों की, वो कितनी है? 46। एक ऑब्जर्वेशन थी जिसको 42 रीड कर लिया गया गलती से। सही क्या था वो? रॉन्ग क्या था? मतलब मैंने फायदा क्या है, नुकसान किया? 42 था या 42 पढ़ लिया मैंने? क्वेश्चन पढ़ो ना। Was misread
एज 42। 42 गलती से पढ़ लिया गया और असली में कितना था, मतलब मेरे को आपको 142 रुपये देने थे और मैंने बोला कि यार ये लो 42 रुपये, मेरे को गलती से मैंने पढ़ा नहीं, तो नुकसान हुआ ना यहाँ पे आपका। कितने का नुकसान हुआ? अब आप वापस आओगे मेरे पास और बोलोगे 100 रुपये दो, बोलोगे 100 रुपये दो, मैं बोलूँगा किस बात की, आपने बोला कि यार वो सिस्टम। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। वो 10 लोग वापस आएंगे, 10 ऑब्जर्वेशन वापस आएगी, बोलेगी कि तुमने हमारा गलत पढ़ा, वो 100 वापस लाओ, तो 100 ले लेंगी, 10 की 10 ऑब्जर्वेशन और आपस में बराबर बराबर बांट लेगी। 100 आया, मान लो आप 10 लोग होते और सेम केस में 10 लोगों के लिए कर रहा होता तो मैं आपको 100 रुपये देता, आप 10 में बांट देते, बराबर बराबर, एवरेज भी वही करेगा। पहले कितना था इसके पास? 46। 100 लिया इसने और 10 के 10 में बांट दिया, तो हर एक आदमी को कितना मिल गया एक्स्ट्रा? 56। बाकी आप अपने को इक्वेशन बना के भी कर सकते थे हम इसे, पर ये बेसिक कंसेप्ट है। अपन जो डेविएशन का कंसेप्ट है एवरेज का, उससे इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि 14500 की एमआरपी है और बम्पर सेल में उसे बेचा गया 11890 रुपीज़ में, तो बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला। सबसे पहले तो मुझे बताइए डिस्काउंट रुपए में कितना मिला, मुझे निकाल के बताइए रुपए में डिस्काउंट कितना मिल रहा है। 2610 मिल रहा है क्या? 2610 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए ऐड कर लेते हैं इसमें 2610। हाँ वैसे ठीक तो लग रहा है, हाँ सही है। और इतने का डिस्काउंट मिला किस पे, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा मुझे बताइए? 2 0 से क्या कट जाएगा? मेरा आंसर 2610/45 है, ठीक है। 5 से काट लेता हूं मैं, इसको 5 से काटूंगा तो मुझे बताइए ये कितना आएगा? 29। और इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना होगा? 522। क्या 522 हो रहा है? 5 25 फिर आया 11 फिर 2 फिर वापस 102, ठीक है। 5 से काटा मैंने, मेरा आंसर क्या है? 522/29। अब देखिए चारों के चारों आंसर गंदे हैं लेकिन 2 सुंदर नंबर है ना। देखो अगर आंसर ये तो नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 9 की यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए। मेरा आंसर 18 हो सकता है। 18 चेक करके देखिएगा एक बार, 29 का 18 गुना होता है क्या? ये 29 का 18 गुना ये होता है क्या? 5 से कट कर दिया ना मैंने, तो हाँ मैं अब देख रहा हूँ 18 इंटू ये करते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा? 290 इंटू 290, 290 और 290 कितना होता है? 580। 580 में कितना कम होगा? ये 58 ही कम होगा। 580 में 58 ही तो कम है ये। हाँ 18% मेरा आंसर है भाई, मेरा आंसर 18% है। आप ऐसे देखते, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा कि मेरा आंसर 19 नहीं है, मेरा आंसर यूनिट डिजिट चेक करता मैं, क्योंकि देखो 18 मेरा आंसर पता है क्यों मैंने देखा? क्योंकि देखो 522 डिवाइडेड बाई 29 करने के बाद मेरा आंसर आने वाला था, ये मेरा आंसर आने वाला था। मतलब जो भी मेरा आंसर है उसमें मैं 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 2। जो भी मेरा आंसर है उसमें मैं जब इस 9 को 29 को ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 19। क्यों काटा मैंने? क्योंकि अगर यहाँ 19 बैठा होता तो 19 और 29 मल्टीप्लाई होकर एक ऐसा नंबर देते जिसकी आखिरी डिजिट 1 होती, तो मेरा आंसर गलत था। 6 क्या यहाँ पे पॉसिबल था? 6 9 जार 54, ये भी नहीं पॉसिबल था क्योंकि अगर ये वहां पे बैठता तो 9 किससे मल्टीप्लाई होता? 6 से। अगेन ये भी मेरा आंसर नहीं पॉसिबल था। मेरा आंसर केवल और केवल क्या पॉसिबल था? 18, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते ना तो 8 और 9 मिलकर एक ऐसा नंबर देते जो आखिरी में क्या देता है हमें? 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया ना ये हमारा? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर वो उसे 20% कम पर बेचता उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से, सॉरी अगर वो उसे 20% कम पर खरीदता, फिक्स है ना, ये फिक्स पैटर्न है, अपनी शीट खोल के देखना प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है ना। एंड देन द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सोल्ड इट एट 10 रुपीज लेस। देखिए मैं मान लेता हूं कि वो आदमी 100x में क्या लेकर आता है? वो चीज लेकर आता है और वो बेचता कितने में है उसे? 20% के प्रॉफिट में, मतलब वो बेचता कितने में है उसे? 120x में, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो चीज उसने 20% कम में खरीदी होती, अगर उसने वो चीज 20% कम में खरीदी होती, मतलब उसकी जो न्यू सीपी है वो कितनी रही होती? 80x।
भाई 20% कम में खरीदने का क्या मतलब है, पहले जितने में खरीदी उससे 20% कम में, और उसने 10 रुपये क्या होती, 10 रुपये कम मर बेची होती, तो उसने बेचा कितने में, 120 माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा सीपी, और ये क्या हो गया मेरा एसपी। और अब उसने गेन कितना किया होता, 25%। मुझे बताइए सीपी और एसपी दोनों का जो रेशो है, 25% गेन का क्या मतलब होता है, 25% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। मतलब 4 अगर सीपी रही होगी तो एसपी कितनी रही होगी, 5। तो अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट 1/4 है, इस बात का मतलब है सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 4/5। मुझे बताइए क्या यहां पर भी सीपी और एसपी का रेशियो 4/5 है, क्योंकि ये न्यू सीपी है और ये एसपी है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए था, क्योंकि मुझे बोला गया है कि जो गेन था इस केस में वो कितना था, 25% का, और 25% का गेन अगर हो रहा है तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना होना चाहिए, 4/5। मैं इस 4 से इसको काटूंगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बोले आएगा 100x, है ना, और ये कितना हो रहा है, ये 120, इसमें कुछ गलत किया ना मैंने, 120x माइनस 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 120x माइनस, तो ये 100x किसके बराबर हो जाएगा, 120x माइनस 10 के, तो ये उठ के इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -20x बराबर 10 माइनस 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 है तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, 50 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ रखे हैं वो तो ठीक है, अब क्या करें उनका, पर जो जो भी आपने पढ़ रखे हैं आप उनके क्वेश्चंस कीजिए, और ये आपके ऐप पर रहेगी तो आप इसे कभी भी देखिए। और ये पीडीएफ जो भी मैंने लिखा है ये मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये जो लिखा हुआ है इस पे ज्वाइन कर लेना, ये वाली की सेम पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और ये सारे मतलब रिसेंट क्वेश्चन है, 2021 एसएससी जीडी का पेपर है ये, तो आप अब जो एसएससी जीडी जो नया आने वाला है आप सेम पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पेपर हमेशा सेम रहेगा, बस क्वेश्चंस है वो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए किसी को डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में, अगर हो, अभी तो कह रहा आपने नोट करने का मैंने कम टाइम दिया, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।